और यह लगता है कि बहुत ही डरावना होगा और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि क्या मैं उनसे अच्छे से मिल पाऊंगी और उनसे अच्छे से बात कर पाऊंगी। सेड्रिक कहता है कि हम आपका एस्ट्रियन पैलेस में स्वागत करते हैं और प्रिंस कहते हैं कि यह निराशाजनक है कि मैं हमारी पहली मीटिंग के लिए ज्यादा तैयारी नहीं कर सका। टियन अपनी ड्रेस को कसके पकड़ती है और नीचे की ओर देखते हुए सोचती रहती है कि जैसे कि इयान ने कहा है, लेकिन फिर भी मुझे यह प्रिंसेस जैसी ड्रेस बहुत ही ज्यादा लग रही है और वैसे भी पिताजी मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक का सफर एक अमेजिंग से कैरिज में किया है। इसके साथ ही मैंने बहुत सुंदर सी एक ड्रेस भी पहनी हुई है और यह सब मेरे लिए बहुत ही नया था और मैंने बहुत सी चीजें अनुभव की थी और इसीलिए यह सब बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। इसके अलावा वो सोचती रहती है कि क्या इसके बाद इयान हम कभी दोबारा मिल पाएंगे। वो सभी लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं और टियन खड़ी रहती है। यह देखकर प्रिंस इयान कहते हैं कि टियन आखिर आप खड़ी क्यों हैं, आपको बैठ जाना चाहिए। और टियन कहती है मैं खड़ी रह सकती हूँ। प्रिंस इयान खड़े होते हैं और टियन को सोफे पर बैठा देते हैं और उसे कहते हैं कि आपको पता भी है कि जब सब लोग बैठे हुए हैं तो यह कितना अजीब लगेगा कि आप एक अकेली खड़ी हुई हैं। यह सुनकर इयान सोचती रहती है कि मैंने इस बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था और वहाँ पर एक मेड आ जाती है जिस पर की बहुत सी प्रकार की ट्रीट्स रखी हुई थी और इसके अलावा उसके साथ चाय भी थी। वहाँ पर इतनी सारी चीजों को देखकर टियन सरप्राइज थी और एक के बाद एक चीजें मेड वहाँ पर रखती जाती है और उन्हें देखकर वो शौक में थी कहीं उसे यह सारा तो खाना नहीं पड़ेगा। टियन को देखकर प्रिंस इयान सोचते रहते हैं कि यहाँ तक आते आते उसे जो भी परोसा गया था उसने नहीं खाया था और जो वो अपने साथ ब्रेड लेकर आई थी उसने उसे ही खाया था। प्रिंस इयान उसके पास में एक प्लेट को रखते हुए कहते हैं कि मैंने इसे आपके खाने के लिए रखा है, इसीलिए आप इसे खा लीजिए। टियन उसे देखकर सोचती रहती है कि उसे इसे कैसे खाना है, यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और अचानक से प्रिंस इयान उसे यह चम्मच से खिला देते हैं। टियन ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया था और वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी था और टियन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें स्पार्कल कर रही हो। प्रिंस इयान कहते रहते हैं कि क्या आपको यह टेस्टी लगा और टियन स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ यह बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था और अचानक से वहाँ कोई आ जाता है और वहाँ जो व्यक्ति आया था वो और कोई नहीं ड्यूक एस्ट्रियन थे, एस्ट्रियन परिवार के मुखिया, जो कि इस बात की खबर लगते ही यहाँ बहुत ही जल्दी में आते हैं और उनके साथ कई सारे बटलर भी थे। ड्यूक को यहाँ इतने जल्दी में आते देखकर सेड्रिक भी आश्चर्य से कहते हैं सेलेस्टिन मार्किस और यह सुनकर टियन भी अचानक से खड़ी हो जाती है। सेलेस्टिन मार्किस की आंखें भी येलो कलर की थी और उनके ब्लैक बाल थे। उन्हें देखकर टियन सोचती रहती है कि इसका मतलब जो यह व्यक्ति हैं वही उसके पिता हैं और मुझे अब क्या करना चाहिए, कम से कम मुझे उनका अभिवादन तो करना ही चाहिए। टियन को अपने ग्रैंडफादर की याद आती है जिसमें वो कहते रहते हैं कि आपके पिता को तो उनका स्थान भी मालूम नहीं है, इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय रूप से अहंकारी हैं और अगर आप में भी उनका ही खून है तो आप भी उनकी तरह ही अंत में जाकर अहंकारी बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर उन्होंने तुम्हें देख भी लिया तो वो तुम्हें देखते ही मारने की कोशिश करेंगे। इन सब बातों को सोचकर टियन कांपने लगती है और सोचती रहती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। टियन घबराती रहती है और सेलेस्टियन मार्किस उसके पास धीरे धीरे जाते हैं और टियन को देखते रहते हैं। टियन को देखकर सेलेस्टियन को एहसास हो गया था कि वो उसकी ही बेटी है और यह देखकर उसे दुख महसूस हो रहा था और वो हल्के से गुस्से से सोचते रहते हैं कि उन्होंने उनकी बेटी के बारे में अभी तक उन्हें क्यों नहीं बताया था। टियन सोचती रहती है कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि वो मुझे जाने दे और छोड़ दे। टियन अपनी मुट्ठी को कसती है और सोचती रहती है कि इयान और सेड्रिक ने उसकी बहुत मदद की है, इसीलिए अब उसे आगे बढ़ना चाहिए और इसमें हार नहीं माननी चाहिए। टियन सोचती रहती है कि मुझे इसके लिए कुछ तो करना ही होगा और धीरे धीरे ड्यूक की ओर आगे बढ़ती है और अपने हाथों में अपनी माता का लॉकेट दिखाते हुए कहती है कि मेरी माता का नाम लीना नेस्ट्रियन है। ड्यूक नेस्ट्रियन उसके हाथों से वो लॉकेट ले लेते हैं और उसे देखते हुए सोचते हैं कि इसका मतलब यह लीना का ही है, क्योंकि उस लॉकेट में लीना का फोटो था और उसे देखकर ड्यूक सेलेस्टियन को भी लीना की याद आ जाती है। टियन नीचे देखती रहती है और झिझकते हुए कहती रहती है कि प्लीज प्लीज मुझे आप यहाँ रहने दीजिए, मैं थोड़े से ही चावल खाऊंगी और मैं गोदाम या खलियान में रह लूंगी और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करूंगी और सच कहूँ तो मैं यहाँ इस तरह से रहूंगी कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ। टियन के आंसू आ जाते हैं और वो कहती रहती है कि मुझे बस यहाँ पे रहना है, प्लीज आप मुझे यहाँ रहने दीजिए। ड्यूक सेलेस्टियन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो खलियान और गोदाम की
बात क्यों कर रही है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसते हुए सोचते रहते हैं कि आखिर उन्होंने इतनी छोटी सी बच्ची के साथ किया क्या है। ड्यूक नेस्टियन उसके सर को सहलाने के लिए अपने हाथ को आगे करते हैं, लेकिन टियन को लगता है कि वो उसे गुस्से से चोट पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी मुट्ठी और आंखों को कस के बंद कर लेती है। टियन को ऐसा बर्ताव करते देखकर ड्यूक सेलेस्टियन भी शॉक हो जाते हैं। टियन को ऐसा करते देखकर मार्किस सेलेस्टियन अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, आपने कहा कि आपका नाम टियन है। मुझे इन गेस्ट के साथ अकेले में कुछ बातें करनी है, इसीलिए आप मुझे इनके साथ कुछ क्षण के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ड्यूक सेलेस्टियन एक मेड को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि बच्ची डरी हुई है, इसीलिए इन्हें दूसरी गेस्ट रूम में ले जाया जाए और इन्हें गर्म गर्म कुछ खाने को दिया जाए और इन्हें आराम करने दिया जाए। यह सुनकर मेड झुकते हुए बाव करती है और कहती है कि यस योर ग्रेस, मैं समझ गई। मेड टियन के पास जाती है और टियन से स्माइल करते हुए कहती है कि अब हमें चलना चाहिए और टियन कहती है ठीक है। टियन दूसरी गेस्ट रूम में बैठी रहती है और सोचती रहती है कि पिताजी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि वो उसे यहाँ रहने देंगे या नहीं। टियन यह सोचकर दुखी होती है कि उसके पिता ने उसे यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दी है, इसीलिए अब उसे क्या करना चाहिए। अगर उन्होंने उसे यहाँ रहने की परमिशन नहीं दी तो क्या वह इतने से सिक्कों से अपने जीवन को बिता पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने से सिक्कों से तो एक गैरेज का किराया भी नहीं कर सकती है। वो अपनी ड्रेस को देखती रहती है और कसकर सोचती है कि इसका मतलब मुझे इस ड्रेस को बेचना होगा। लेकिन यह ड्रेस उसे इयान ने दी है और यह उसके लिए उसका पहला गिफ्ट है। टियन यह सब सोचती ही रहती है कि वहाँ मेड उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है और वो कहती है कि मिस, मैं आपके लिए गरम गरम स्नैक्स लेके आई हूँ। लेकिन टियन का ध्यान उसकी बातों पर ही होता है और वो यह सोचकर रोने लगती है और यह देखकर मेड जल्दी से उसके पास आती है और कहती है, मिस आपको क्या हुआ, क्या कोई गड़बड़ है, क्या मैं आपको वापस से लॉर्ड कार्सस के पास वापस ले चलूं। और टियन अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है नहीं। और मेड स्माइल करते हुए कहती है कि आपको कुछ डिलीशियस खाना चाहिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। अब तक कि मेहमान बातें कर रहे हैं, आपको अपने खाने और अपने आराम पर ही ध्यान देना चाहिए। टेबल पर गरम गरम चाय और नाश्ते रखे हुए थे। उसे देखकर टियन सोचती रहती है कि अगर मुझे यहाँ से भी निकाल दिया तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे कब गरम गरम खाना खा पाऊंगी। टियन गरम गरम ब्रेड को उठाते हुए सोचती है कि जितना मैं खा सकती हूँ उतना मुझे गरम गरम खाना चाहिए, ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मुझे 2 दिन तक भूख नहीं लगे। सेड्रिक और प्रिंस इयान सेलेस्टियन मार्किस को सारी बातें बताते हैं और वो यह सुनकर कहते हैं कि तो इसका मतलब यह है कि वो वहाँ से भाग आई। इयान बताते रहते हैं कि उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी और बहुत ही ज्यादा डरी हुई भी, और उसने मुझसे कहा कि मुझे अपने पिताजी को खोजने के लिए एस्ट्रियन जाना है। यह सुनकर मार्किस सेलेस्टियन अपने चेहरे के हाथ लगाते हुए सोचते रहते हैं कि अपने पिता को न ढूंढ पाने के लिए दोष देने के बजाय आप बहुत ही डरी हुई और विचलित दिखाई दे रही थी। आखिर आप नेस्टियन परिवार में इतने सालों तक कैसे रह रही थी। सेड्रिक कहते रहते हैं कि वो यात्रा के दौरान भी गैरेज से बाहर इधर उधर देख रही थी, यहाँ तक कि उसने हमारे द्वारा बनाया गया भोजन भी खाने से इनकार कर दिया था। और प्रिंस इयान कहते रहते हैं कि मैंने उनके शरीर पर कई घावों को देखा है। इसके अलावा नेस्टियन परिवार ने उसे एक पागल नौकरानी भी कहा था। यह सब सुनकर ड्यूक सेलेस्टियन कहते हैं कि आखिर उस बच्ची के साथ वहाँ क्या हुआ होगा, और जो कुछ भी उस बच्ची के साथ हुआ होगा उसका मैं अच्छे से अनुमान लगा सकता हूँ। व्हाइट लेपर्ड नेस्ट्रियन और ब्लैक लेपर्ड एस्ट्रियन दोनों ही घर के मुखिया की अधिक क्षमता वाले 2 परिवार कुल के नेता बन जाते हैं। उस स्थिति में नेस्ट्रियन परिवार में जन्मी लीना उस परिवार की एक इकलौती आशा थी और एस्ट्रियन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत क्षमताओं के साथ, लेकिन उसने घर के मुखिया के पद को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय कर्सस की पत्नी बन गई। और वर्तमान में कॉर्नेलिया, जो कि नेस्टियन परिवार की मुखिया है, वो भी मुखिया बनने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि जो अगला नेता होगा वो एस्ट्रियन परिवार से होगा। ड्यूक सेलेस्टियन सोचते रहते हैं कि इसीलिए उन्होंने लीना के बच्चे का छुपाकर पालन पोषण किया होगा और उन्हें उम्मीद होगी कि जो कि लीना का बच्चा होगा उसमें भी वैसी ही एबिलिटीज होंगी जो कि लीना में थी, और उन्होंने युवाओं के राजनीतिक संघर्षों में उस बच्चे का उपयोग करने की सोची होगी। ड्यूक कार्सेस यह सब सोचते ही रहते हैं कि अचानक से मेड घबराते हुए भागती हुई वहां आती है और कहती है, लॉर्ड कार्सेस, जिस बच्ची को अतिथि लेकर आए थे वो अचानक से बीमार हो गई है और उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या है। यह सुनकर लॉर्ड कार्सेस अचानक से शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें।